हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टोटल 7 टर्म अपनी कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। आज की जो क्लास में हमारी शुरुआत होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से होने वाली है, जिसका नाम है एसेट। हालांकि इसका पिछली कुछ वीडियो में नाम आया था, मैंने आपको प्रोसेस का मतलब बता दिया था। मैंने कहा था कि आगे की वीडियोज में हम एसेट को बहुत डीपली समझने वाले हैं। तो आज ये वो वीडियो आ चुकी है, तो बने रहिएगा बच्चों वीडियो के एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एसेट का मतलब बच्चों होता क्या है? एसेट आर द फ्यूचर इकोनॉमिक, देखो क्या लिखा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट द राइट विच आर ओन एंड कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एसेट बिजनेस का वो पार्ट है जो उसको फ्यूचर में हमेशा बेनिफिट देगा। अब सर ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं? मान लो मेरा यहां पर कोई बिजनेस है, ये है मेरा बिजनेस, ठीक है। एग्जांपल से समझा रहा हूं, आपको ध्यान से समझना। अब इस बिजनेस के अंदर मैंने क्या कर रखा है, ये मैंने एज अ शूज का बिजनेस करा हुआ है, ये शूज का शोरूम खोला हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या चीजें हैं? देखो, शूज तो रखे हुए, वो गई एक अलग चीज। ये मैंने क्या कर रखे हैं, बेचने के लिए रखे हुए हैं। ये तो बिकेंगे, जब ये बिकेंगे तब तो मेरे को प्रॉफिट होगा, वो एक अलग पार्ट है। मैं यहां पर सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं एसेट। इस बिजनेस के अंदर अब लोग आएंगे, शूज देखेंगे, तो मैंने ऐसा फर्नीचर रखवाया जिसके अंदर शूज बड़े प्यारे प्यारे रखे हुए दिखाई दे। आप भी गए होंगे शोरूम में, आपने भी देखा होगा, ऐसा बड़ा मन को आकर्षित करने वाली इस तरीके से चीजें लगाई जाती हैं कि बंदा उसको खरीदे ही खरीदे। नेक्स्ट मैंने कहा कि भाई पब्लिक आएगी तो यहाँ पर एसी भी लगा होना चाहिए, पब्लिक आएगी तो यहाँ पर चेयर्स भी डली हुई होनी चाहिए, पब्लिक आएगी तो ये बिल्डिंग अगर अपनी हो तो ज्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज रेंट पर ले लेते हैं। मैंने बिल्डिंग बहुत अच्छे से रेनोवेट करा रखी है। तो मतलब इस टाइप के आइटम, ये चेयर, एसी, फर्नीचर, ये सब जो मेरे बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं, जो मेरे को बिजनेस चलाने में हेल्प कर रहे हैं, जो मेरे कस्टमर को खुश रखने में हेल्प कर रहे हैं, और इनको फ्यूचर में बेचकर मैं पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूं, उन सारी चीजों को मैं एसेट का नाम दूंगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तो इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, मेरा तो इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, मेरे पास टेबल रखी हुई है, मेरे पास यहाँ पर एसी लगा हुआ है, मेरे पास फैन है, मेरे पास चेयर्स लगी हुई हैं, मेरे पास बोर्ड लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या है, मेरी एसेट है। अभी तो मेरे कस्टमर को, अभी जो भी मेरे स्टूडेंट है, उनको इनसे बेनिफिट मिल ही रहा है। फ्यूचर में इन केस अगर मुझे इन्हें बेचना पड़ेगा तो मार्केट से मेरे को इन्हें बेचकर एक अमाउंट रिसीव होगा जो मेरे को फ्यूचर में एज ए इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। उसे मैं एसेट का नाम दे रहा हूं। आई होप बच्चों आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। एसेट आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज। एसेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है खुद बिजनेस की जो उसे प्रॉफिट मतलब फायदा पहुंचाती है, जैसे फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर। डेटर तो आपको समझ आ गया, कौन जिनसे पैसा लेना है, वो भी मेरे एसेट के अंदर काउंट होते हैं। तो बच्चों ये समझ आया। अब एसेट होती कितने टाइप्स की है, इनको 3 पार्ट में क्लासिफाई करा गया। पहला है नॉन करंट एसेट, दूसरी होती है करंट एसेट, और तीसरी यहां पर लिखी हुई नहीं है, उसका नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, फिक्टिशियस एसेट। अब देखो तीनों का मतलब मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। नॉन करंट एसेट कौन सी होती है? ऐसी एसेट, दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट मीन फॉर सेल आर हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ। वो एसेट जो हमने लंबे समय के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ले रखी है। जैसे कि मैं अगर कहूं आपसे कि भाई मैंने लैंड खरीदा, मैंने लैंड खरीदी 1000 गज, ठीक है, मैंने जगह खरीद कर डाल दी। तो क्या आज इस जगह को खरीद कर मैं कल बेच दूंगा, परसों बेच दूंगा, 1 महीने के बाद बेच दूंगा? नहीं। ये मैंने क्या सोच कर लिया है कि इसको मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद जाकर इसको बेचूंगा। तो ऐसी एसेट्स जो मैं मतलब बेचने के पर्पज से नहीं, वो देखा जाएगा, बिकेगी तो वो मनी की टर्म्स में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसी एसेट जिनको मैं बेचने के पर्पज से नहीं, एज अ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से परचेज करता हूं, मोर देन टाइम पीरियड 12 मंथ के पर्पज से, वो मेरी नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आती है कि भाई ये अभी करंट के लिए नहीं है, ये लंबे समय के लिए हमने एसेट्स परचेज करी है। अब जैसे मैंने यहाँ एसी लगाया था, तो क्या इस एसी को मैंने बेचने के लिए लगाया? नहीं, लंबे समय के लिए यूज के लिए लगाया, ठीक है, बिकेगी जब बिकेगी। तो ये एक तरीके की मेरी नॉन करंट एसेट है। अब इसमें भी 2 टाइप की एसेट आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक होगी टेंजिबल एसेट, एक होगी इनटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल चीजें वो चीजें होती हैं जो आप देख सको, जिनको आप छू सको। जैसे कि मेरे पास चेयर है, यहाँ पर मेरे पास फर्नीचर है, मैं उसको देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ, तो वो मेरी टेंजिबल एसेट होगी। यहाँ पर एसी है, इसको मैं देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ। मेरे पास बिल्डिंग है, पूरी की पूरी बिल्डिंग है, तो इसको मैं देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ। तो ऐसी एसेट्स जिनको हम देख भी सकें और छू भी सकें, वो मेरी हो जाती है टेंजिबल एसेट। एग्जांपल के तौर पे अब मैं यहाँ पर एक ही लिख देता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है बच्चों।
ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रही है बात। दूसरी आती है हमारी इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती है? ऐसी एसेट जिनको ना तो देखा जा सके, ना छुआ जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं एप्पल का फोन, मार्केट में एप्पल की ब्रांड वैल्यू है, आपको बोला गया एप्पल का फोन आपको मिल रहा है, आपको परचेज करना है, तो आप नाम सुनते के साथ ही ना बिना आशंका के जाकर उसको ले लेंगे। अगर आपके पास इतना अमाउंट है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप जाकर उसको प्रेफरेंस पहले एप्पल के फोन को देंगे, बाकी अदर जो भी कंपनी है उसके नीचे आएंगी। क्लियर है? तो ये उसकी ब्रांड वैल्यू होती है। तो हर बिजनेस की एक अपनी ब्रांड वैल्यू होती है। तो इस ब्रांड वैल्यू को हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। उसको हम देख नहीं सकते, उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखा है मैंने? गुडविल। या आप इसके एग्जाम्पल में एक और लिख सकते हैं पेटेंट, एक अधिकार हो गया। किसी भी चीज को आपने बनाया, मैन्युफैक्चर करा और सरकार से जाकर उसको पेटेंट करा लिया कि आने वाले 10 साल तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग मैं करूंगा और कोई भी व्यक्ति इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। तो वो क्या होगा बच्चों? हमारा पेटेंट अधिकार हो गया। या इसके अलावा आप कह सकते हो कॉपीराइट। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद कर लेना इसको, ठीक है? टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं। इसके अलावा बात करते हैं बच्चों दूसरे टाइप्स के एसेट की, जिनको बताया गया है करंट एसेट। पिछली वीडियो में हालांकि मैंने इनको बताया था, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ऐसी एसेट जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में हेल्ड फॉर रिसेल फॉर अ पीरियड लेस देन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर बेच बाच कर उसको खत्म कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमने हाँ चलो आज खरीद लिया, 12 महीने के अंतर्गत हम उनको बेचकर उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गई करंट एसेट। नेक्स्ट आती है थोड़ी खतरनाक एसेट, फिक्टिशियस एसेट। तो सर ये कौन सी एसेट्स हैं? तो सर दीज आर लॉसेज। ये होते तो एक तरीके के नुकसान है हमारे, जिनको हम राइट ऑफ भी नहीं कर सकते इन द ईयर, सिर्फ उसी साल के दौरान, इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। और ये होंगे तो एक साल के अंदर खर्चे, लेकिन ये अपना असर एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए दिखाते हैं। जस्ट लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू जनरेट करेगा, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? पोस्टपोन कर देते हैं। डेफर्ड का मतलब होता है बच्चों पोस्टपोन कर देना किसी भी चीज को। अब एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं आपसे, आपका एक छोटा सा बिजनेस है, ठीक है? आपका एक छोटा सा बिजनेस है, ये इस बिजनेस को मान लो आप बढ़ाना चाहते हो, तो मैं यहां पर ना कुछ पार्ट्स डिवाइड कर देता हूं। ये हो गया आपका एक अकाउंटिंग पीरियड, ये हो गया आपका दूसरा अकाउंटिंग पीरियड, ये हो गया आपका तीसरा अकाउंटिंग पीरियड, ये हो गया आपका चौथा अकाउंटिंग पीरियड। अब बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा सर ये अकाउंटिंग पीरियड क्या है। तो मान लो 1 अप्रैल 2020 में आपने साल की शुरुआत करी, 31 मार्च 2021 में साल का अंत हो गया। फिर यहां से दोबारा से 1 अप्रैल साल की शुरुआत हुई, फिर अगले साल 31 मार्च 2022 में साल का अंत हो गया, फिर उससे अगले साल 31 मार्च 2023 में साल का अंत हो गया, उससे अगले साल 31 मार्च 2024 में साल का अंत हो गया। तो ये वो अकाउंटिंग पीरियड है जिसमें आप बिजनेस को चलाओगे। क्लियर है मेरा पॉइंट? यहां तक बात समझ आई? अब देखो मैं फिक्टिशियस एसेट का मतलब समझाना चाहता हूं आपको। आपने सोचा यार बिजनेस को चलाना तो है, तो क्यों ना इस बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए एडवर्टाइज करा जाए। और इस एडवर्टाइज का खर्चा है आपका मान लो 1 लाख रुपए। आप इस खर्चे को कब कर रहे हो? इस साल में। तो क्या ये जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो इसी साल मिलने वाला है? नहीं, ये अगले साल भी मिलेगा, ये उससे अगले साल भी मिलेगा, हो सकता है ये उससे अगले साल भी मिल जाए, हो सकता है उससे आने वाले टाइम पीरियड में मिल जाए। भाई जब तक आपका एडवर्टीजमेंट एड्स, सोशल मीडिया पे एड्स या और भी मैं कह रहा हूं टीवी पर एड्स चलते रहेंगे, तब तक आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो सर ये एसेट, फिक्टिशियस एसेट, ये लॉस को क्यों ट्रीट करी जाती है? अब बच्चों होता क्या है कि ये 1 लाख रुपए मैंने खर्च तो इसी साल करे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे इसको बांट देंगे पर ईयर के हिसाब से। मैंने कहा जी 20,000 रुपए इस साल का खर्चा मान लो कर रहे हैं इस साल, 20,000 रुपए उससे अगले साल का खर्चा मान लो, 20,000 रुपए उससे अगले साल का खर्चा मान लो। तो 2 2 4 2 6 2 8 और मान लो एक और हमारा अगला साल उसका बेनिफिट देकर चला गया, तो 20,000 रुपए उससे अगले साल का खर्चा मान लो। तो ये क्या हो गया? हमने डिवाइड कर दिया इस फिक्टिशियस एसेट को, जिसका खर्चा हमने करा तो एक बार, लेकिन हमने बेनिफिट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया आने वाले अगले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। अब यहां पर जो प्रॉब्लम आती है वो मेन प्रॉब्लम ये आती है कि भाई एक बात बताओ, आपके खातों से खर्चा तो 1 लाख रुपए का हुआ, लेकिन आप बता रहे हो 20,000 रुपए, और आप ये कह रहे हो कि बाकी का जितना पैसा है, कितना पैसा 80,000 रुपए जो आने वाले टाइम पीरियड का है, ये आपकी एसेट है। तो कितनी बेतुकी बात है ना? खर्चा हमने यहां कर दिया। अब इस चीज को कवर करने के लिए, इस चीज को कवर करने के लिए कि 1 लाख रुपए का खर्चा ना दिखाकर सिर्फ 20,000 रुपए का खर्चा दिखाकर बाकी का 80,000 रुपए हम यहां पर किस नाम से दिखा देते हैं? फिक्टिशियस
एसेट्स के नाम से, वरना सब कुछ तो क्या हो जाएगा, सब कुछ तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना। देखो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा होगा ना, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको 12th में जाने के बाद बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। अभी के लिए आपको जितनी बातें मैंने समझाई हैं, आप उतनी बातों को ध्यान में रखो, बाकी की और बातें हम 12th क्लास के लेक्चर में देख लेंगे, कोई ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में मेरे एसेट्स के ऊपर सारी मेरी बातें हुई थी। आई होप आपको एसेट के बारे में सारी चीज़ें सब अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले नए आगे की टर्म्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।